दोस्तों, आज हम लोग फिर से इस वीडियो में एक टॉपिक को आगे बढ़ेंगे, जो टॉपिक है बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स का चैप्टर 2 का, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसी को लेकर के हम लोग आज ये तीसरा पार्ट देख रहे हैं। 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें हम लोग बहुत कुछ देखे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में लगभग सब कुछ उसमें हम लोग जान चुके हैं। अब आगे जो हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में, जो होगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के टॉपिक पे हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। एक बार फिर से बता दूं, हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हैं बीआरआईटी और डीआरआईटी वाले लोगों के लिए, जिसमें हम लोग बेसिक रेडिएशन पढ़ रहे हैं। उस बेसिक रेडिएशन को हम लोग जो कवर कर रहे हैं, उस बुक का नाम है बेसिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। उसी का चैप्टर 2 का ये पार्ट 3 होने वाला है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, वो अगर एक स्टेशनरी चार्ज हो तो अपने आसपास में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एक स्टेशनरी चार्ज अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है हमेशा, लेकिन अगर वो चार्ज मूव कर रहा हो कांस्टेंट स्पीड से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है साथ साथ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा अगर वो चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे तो। लेकिन अगर वही एक्सिलरेट करना स्टार्ट कर दे या डी एक्सिलरेट करना स्टार्ट कर दे, तो फिर वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट करने लग जाता है एक डायरेक्शन में। और यहाँ जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर कह ले वेव इमिट कर रहा होगा, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। जब आप देखेंगे, मैं अभी इमेज में आपको दिखाऊंगा, इस तरीके से कुछ होगा। यहाँ से निकल के आएगा, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डायरेक्शन। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो जाएगा जो ब्लू कलर का है मैग्नेटिक, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और ये डायरेक्शन हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। राइट, इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इमिट होता है, निकलता है। राइट, अब क्या है कि इफ ए चार्ज एक्सिलरेट और डी एक्सिलरेट, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, due to this electric field and magnetic field vary, this result in loss of energy in the form of electromagnetic radiation। अब क्या होगा कि चार्ज के एक्सिलरेट होने से या डी एक्सिलरेट होने से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वेरी करेगा, ज्यादा होगा, कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो लॉस हो जाएगा, किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में। राइट, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अगर एग्जांपल देख ले तो उसमें एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं। राइट, तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कैसे होता है और कैसे वो एनर्जी रिलीज करता है, लॉस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। क्यों करता है, क्योंकि जब ये चार्ज एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट होता है तो उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है, उसकी वजह से उसके एनर्जी के फॉर्म में ये लॉस हो जाता है, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। राइट, जिसके एग्जांपल है एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेज। अगर कुछ नोट्स देख ले, नोट पॉइंट देख ले अगर इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव इन द फॉर्म ऑफ साइनोसोडल वेव्स। साइनोसोडल वेव्स की फॉर्म में जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है, मूव करता है आगे की ओर, प्रोपगेट करता है ऐसे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड ऑन डिस्टरबेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्टरबेंस का ये मतलब हुआ कि कैसे वो एक्सिलरेट करेगा, कैसे वो डी एक्सिलरेट करेगा, उस पर डिपेंड करेगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कितना होगा, उसका वेव किस तरीके से एमिशन होगा उसका। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में निकलता है। ट्रांसफर एनर्जी ऑलवेज अवे फ्रॉम चार्ज, और वो चार्ज के हमेशा दूर की तरफ अपने रेडिएशन को इमिट करेगा, ट्रांसफर करेगा एनर्जी को। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बी एब्जॉर्ब और स्कैटर्ड इन अ मीडियम। अगर आसपास में कोई मीडियम होगा तो वहां पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, या तो वो एब्जॉर्ब होगा उस मीडियम के द्वारा, या फिर वहां से स्कैटर्ड कर दिया जाएगा। जैसे जब आप एक नॉर्मल लाइट को भी देखेंगे तो या तो कुछ लाइट उसमें 100% लाइट
आर पार नहीं होता कभी किसी मीडियम से, या तो उस मीडियम में एब्जॉर्ब हो जाता है कुछ न कुछ, या उसके द्वारा स्कैटर्ड हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये कह सकते हैं, राइट। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मीडियम से होकर के गुजरेगा तो या तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा या कुछ स्कैटर्ड कर जाएगा, और ये क्या करेगा, रिजल्टिंग लॉस ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो एनर्जी होगा वो लॉस करेगा, जो रेडिएशन होगा वो लॉस हो जाएगा इसकी वजह से, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज फंडामेंटली डुअल कैरेक्टर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसका डुअल नेचर होता है, डुअल कैरेक्टर होता है। उसका एक वेव कैरेक्टर होता है, दूसरा पार्टिकल कैरेक्टर होता है। अब जो वेव कैरेक्टर होता है उसके पास क्या क्या हो सकता है, वेव कैरेक्टर के दौरान क्या क्या आप देख सकते हैं उसमें, वेव कैरेक्टर में उसके वेवलेंथ हो सकते हैं, होते हैं, फ्रीक्वेंसी होते हैं, एंड वेलोसिटी होगा जो प्रोपगेट करेगा, इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसके कुछ वेलोसिटी होंगे, उसमें फ्रीक्वेंसी होगा और वेवलेंथ होगा। अब अगर वेवलेंथ की बात कर ले तो जो दो पॉजिटिव हाईएस्ट क्रस्ट होता है उसके बीच का जो लेंथ होता है उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। यानी जो दो पॉजिटिव क्रस्ट है उसके बीच का जो हाईएस्ट पॉइंट का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी ये होता है कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से वेव कितनी बार एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में पास करता है उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे, कि नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव पास थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ड्यूरिंग फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी वेव किसी फिक्स पॉइंट से कितनी बार पास होता है। मान लेते हैं यहाँ से वेव इमिट होता है और इस पॉइंट से उसको पास होना होता है, तो यहाँ से इमिट होकर के कितना वेव इस पॉइंट से पास करता है एक सेकेंड के अंदर, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल एट द सेम वेलोसिटी इन अ गिवन मीडियम। अगर आप किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम देते हैं तो उसमें आप जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पास कर पाएंगे वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि ऊपर में एग्जांपल बताया था मैं कि ये एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज है, ये दोनों को अगर आप सेम मीडियम देते हैं तो दोनों सेम स्पीड से उस मीडियम से गुजरेगा। यही चीज ये पॉइंट्स बता रहा है कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल एट द सेम वेलोसिटी इन अ गिवन मीडियम, राइट। अब है पार्टिकल नेचर। आपने वेव नेचर देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, अब आप पार्टिकल नेचर जब देखेंगे, कैरेक्टर जब देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, तो उसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले इसका मतलब होता है मीन्स द रेडिएशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन एनर्जी पैकेट। ठीक है, जिसको हम लोग क्वांटम या फोटोन कहते हैं, राइट। फोटोन कह सकते हैं उस एनर्जी पैकेट को, या फिर क्वांटम कह सकते हैं। अब जो फोटोन होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी उस रेडिएशन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कितना फ्रीक्वेंसी होगा उसी पे डिपेंड करेगा ये फोटोन। ठीक है, फोटोन मतलब एनर्जी आप कह सकते हैं, जहाँ की E इज इक्वल टू एच एफ। एफ को आप यहाँ पे म्यू भी कह सकते हैं, जो फ्रीक्वेंसी होता है। एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग कई बार ऐसे म्यू से भी दिखाते हैं, राइट। तो E इजकल टू एच म्यू, और ये जो एच है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो इसका वेव फॉर्म होता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो वेव फॉर्म होता है उसको, और जो उसका पार्टिकल नेचर होता है, उस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। द रिलेशन बिटवीन वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो पार्टिकल नेचर होता है उसमें जैसे अभी आपने देखा फॉर्मूला, कि जो एनर्जी होता है वो किस किस पे डिपेंड करेगा, कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसके साथ एच मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, जो कि ये एच है और वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, राइट। तो E इज इक्वल टू एच म्यू, यानी ये फ्रीक्वेंसी है। और यही पे हमने वेव का देखा था कि C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, राइट। तो यहीं पे हम देखते हैं कि C इज इक्वल टू हमने क्या देखा था, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके बताऊं, तो सबसे पहले E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है, और C इज इक्वल टू म्यू लेमडा। मैंने बताया पहले ही कि हम F इज इक्वल टू म्यू भी लिखेंगे, ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा C अपॉन लेमडा।
अब इस सी लेमडा को यहाँ पे जब डालेंगे तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा। यह चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ई इज इक्वल टू एच सी अपन लेमडा, और एच सी कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1240 निकल के आएगा और नीचे में लेमडा लगाएंगे, ठीक है। या फिर आप जब इसको ऐसे लिखेंगे एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में, तो 1.24 और लेमडा को नैनोमीटर में जो है उसका लेंथ को रखेंगे, उसके लेंथ रिलेशन है किसके बीच का, तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, राइट। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। अब एक आता है आपका आइंस्टाइन थ्योरी। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, यानी जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। E इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, ठीक है, वेवलेंथ, यानी E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। अब एक आता है आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या होता है, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में उन्होंने दिया था, बताया था कि मास एंड एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्विवेलेंट व्हेन इट अप्रोचेस द स्पीड ऑफ लाइट। कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के बराबर या उसके आसपास का हो जाता है, राइट। मास ऑफ अ बॉडी वेरी विथ वेलोसिटी, यानी जब उस ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर हो जाएगा तो फिर उसके मास जो है एनर्जी के बराबर हो जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे एनर्जी वेलोसिटी किसी बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट का इंक्रीज होता है, क्या होता है उसके मास भी इंक्रीज होने लग जाते हैं। उसी में है आपका आयोनाइजिंग रेडिएशन और उसके बाद नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है, कोई ऐसा एनर्जी या फिर ऐसा रेडिएशन जिसके अंदर पावर हो एक न्यूट्रल एटम को आयोनाइज करने का। आयोनाइज कैसे होता है कोई भी न्यूट्रल एटम, तो जब भी उसके इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो या तो वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं कई बार या फिर वो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी आयोनाइज हो जाते हैं। तो कोई ऐसा रेडिएशन जिसके अंदर इतना एनर्जी हो, इतना पावर हो कि किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को वो रिमूव करवा सके, तो मतलब वो आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाता है। जैसे यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारे इतने पावरफुल, इतना एनर्जी होता है इन सब रेडिएशन में कि किसी न्यूट्रल एटम को आयोनाइज करवाने का कैपेसिटी रखता है, राइट। अब ये आयोनाइजिंग से क्या होता है, ये फॉर्म द बेसिस ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन। अब इससे क्या हो सकता है, जो अगर इस तरीके का रेडिएशन आपके बॉडी पे, किसी के बॉडी पे पड़ेगा तो फिर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकता है, यानी आपके अंदर किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो सकता है। इस तरीके के रेडिएशन में अगर बार बार अगर आप एक्सपोज होते हैं तो आपके बॉडी पे बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, राइट। क्यों, क्योंकि आपके बॉडी के जो सेल्स होंगे वो आयोनाइज हो जाएगा, और जब आयोनाइज हो जाएगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, और अनस्टेबिलिटी के कारण आपके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, राइट। और उसके बाद एक होता है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसकी कैपेसिटी यानी जिसकी एनर्जी, वैसे रेडिएशन जिसकी एनर्जी इतनी नहीं हो कि किसी न्यूट्रल एटम को आयोनाइज करवा सके, तो उसको हम लोग कहते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें विजिबल लाइट आता है, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, टीवी ब्रॉडकास्ट, ये सारे ऐसे रेडिएशन है जो आयोनाइजेशन कॉज नहीं करता है। आयोनाइजेशन या फिर आयोनाइज करने वाले जो एनर्जी है ये है आपके यूवी रेज, एक्स रेज और गामा रेज। ये एक न्यूट्रल एटम को आयोनाइज करवा देगा, इतना पावरफुल होता है, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक यहीं पे खत्म होते ही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी चैप्टर का, ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। बाद बाकी आप चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसी चैनल पे आपको बहुत कुछ अभी देखने को मिल जाएगा, जो स्पेशल प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं वो भी है, अपलोडेड है। आप एक बार चैनल को विजिट करिए, देखिए, आपको बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलेगा। आने वाले समय में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर ही कर दीजिए। बाद बाकी और मैं क्या ही कहूँ, थैंक यू सो मच।